अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोग मुझसे फ़िनलैंड की बैंक स्टेटमेंट के हवाले से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बैंक स्टेटमेंट किस तरह प्रिपेयर की जाए और कितने पैसे होने चाहिए बैंक में। तो आज की वीडियो में थोड़ी सी हम तफरीह की सैर करते हैं और इसके साथ साथ बात करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट किस तरह बनाई जाए और कितने पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए जब आपने फ़िनलैंड के रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना है। तो अब बात करते हैं कि जब आपने फ़िनलैंड का रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना है तो उसके लिए जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपने कैसे प्रिपेयर करनी है और कितनी अमाउंट आपके अकाउंट में होनी चाहिए जब आपने स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसके जो ओनर हैं वो सिर्फ़ आप हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो शेयर्ड अकाउंट नहीं हो सकता। उसके जो ओनर हैं वो सिर्फ़ आप होंगे। और जहाँ तक अमाउंट की बात है, जब आपने फ़िनलैंड में स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना है तो इमिग्रेशन आपसे ये डिमांड करती है कि आपके पास यहाँ पे रहने का जो ख़र्चा है वो मौजूद है, जो कि 1 साल का ख़र्चा 6,720 यूरो है। तो बेसिकली आपके अकाउंट में 6,720 यूरो होने चाहिए, जिससे आप ये प्रूव करते हैं कि आपके पास 1 साल का ख़र्चा मौजूद है। अब इस 6,720 यूरो को आप लोकल करेंसी में अगर कन्वर्ट करें तो आजकल के हिसाब से मेरे ख़्याल से 22-23 लाख या 24 लाख बनेंगे। तो ऑन अ सेफ़र साइड आप ये कह सकते हैं कि आपके अकाउंट में तकरीबन 7,000 यूरो के इक्विवेलेंट भी जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में होनी चाहिए। अब इसमें 2 कैटेगरीज़ बनती हैं, या तो आपको कोई स्पॉन्सर कर सकता है या आप अपने स्पॉन्सर ख़ुद हो सकते हैं। अगर तो आपका अपना बिज़नेस है या आपकी अपनी जॉब है और उससे आपने ये अमाउंट जोड़ी है तो वो सिंपल केस इस तरह से हो जाएगा कि आप अपनी सैलरी स्लिप्स और जो आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट है और फिर जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो आप शो करवाएंगे और इमिग्रेशन को क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि ये पैसे आपके हैं, अपने या तो अपने बिज़नेस से कमाए हैं या आपने अपनी जॉब से सेविंग की है। अब जो दूसरी कैटेगरी है वो ये है कि आपकी स्टडीज़ को कोई स्पॉन्सर कर रहा है वहाँ पे। स्टडीज़ से मुराद ये है कि आपके वहाँ का जो रहने का ख़र्चा है वो कोई स्पॉन्सर कर रहा है। अब वो स्पॉन्सर आपका रिलेटिव भी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, आउट ऑफ फैमिली अगर आप ये कहें कि कोई अंकल भी हो सकते हैं आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं उनको वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो इस केस में आपने जो ये 6,720 यूरो की अमाउंट है ये आपने अपने स्पॉन्सर के अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है और फिर आपने अपने स्पॉन्सर की भी बैंक स्टेटमेंट दिखानी है और आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट भी दिखानी है। इससे ये चीज़ प्रूव होगी कि आपके स्पॉन्सर ने जो आपको पैसे दिए हैं वो आपके स्पॉन्सर के अकाउंट से भी शो हो जाएगा जो ट्रांजैक्शन है, और फिर जब आपके अकाउंट में वो पैसे आए हैं तो वहाँ से भी ट्रांजैक्शन शो हो जाएगी। तो इमिग्रेशन को बेसिकली ये कंफर्म हो जाएगा कि आपके स्पॉन्सर ने ये पैसे आपको दिए हैं। बट स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। आपने बेसिकली इमिग्रेशन को ये भी प्रूव करना है कि आपके स्पॉन्सर के पास ये पैसे कहाँ से आए हैं। अब जब स्पॉन्सर की बात आती है तो हम एज्यूम करते हैं कि आपका जो स्पॉन्सर है वो जॉब करता है, तो आपने बेसिकली इमिग्रेशन को उससे जॉब रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सबमिट करने हैं ताकि इमिग्रेशन ये देख सके कि आपके जो स्पॉन्सर के पास पैसे आ रहे हैं वो किस सोर्स से आ रहे हैं। तो अगर आपका स्पॉन्सर फॉर एग्जांपल जॉब करता है तो आपने उससे जॉब रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करने हैं, जिसमें जॉब लेटर हो सकता है और जिसमें पे स्लिप्स हो सकती हैं। तो आप कोशिश करें कि जो 6 महीने की पे स्लिप्स हैं आपके स्पॉन्सर की वो आप अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करें। इसके अलावा जॉब का लेटर हो जाएगा और साथ 3 से 6 महीने की जो आपके स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट है आपने वो भी अटैच करनी है। इसके साथ साथ आपने अपनी भी जो बैंक स्टेटमेंट है वो अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके स्पॉन्सर से रिलेटेड हो गए, जिसमें बैंक स्टेटमेंट है, जॉब लेटर है और सैलरी स्लिप्स हैं। और इसके अलावा जो बेसिकली आपको स्पॉन्सर ने
पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं वो आपने अपने अकाउंट की जो बैंक स्टेटमेंट है उससे शो करने हैं। तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने सबमिट करने हैं जब आपने रेजिडेंस परमिट की एप्लीकेशन सबमिट करनी है फ़िनलैंड के लिए। इसके अलावा बैंक से एक और सर्टिफिकेट भी मिलता है, मेरे ख्याल से उसको अकाउंट होल्डिंग सर्टिफिकेट कहते हैं, या इस टाइप का एक लेटर होता है जिस पे बेसिकली आपकी डिटेल लिखी होती हैं और ये मेंशन होता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, आप इनके साथ एक एडिशनल डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं जो कि आई थिंक अकाउंट होल्डिंग सर्टिफिकेट होता है या इस टाइप का, बहरहाल उसका नाम है। तो आप इस तरह का भी डॉक्यूमेंट अपने बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो 6,720 यूरो है ये एक एप्लीकेंट के लिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सिंगल हैं और स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आपने 6,720 यूरो इमिग्रेशन को शो करने हैं। बट अगर आप साथ स्पाउस वीज़ा भी अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आपके एप्लीकेंट 2 हो जाएंगे। तो आपने इस अमाउंट को डबल कर लेना है और उसके इक्विवेलेंट जो भी आपकी करेंसी में पैसे बनते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 6,720 यूरो पाकिस्तानी करेंसी में 22-23 लाख बनते हैं तो आप इस अमाउंट को डबल कर लें जब आपने 2 बंदों का रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना है। और जो पैसों का प्रूफ है ये डिफरेंट तरीक़ों से आप शो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है या आपने अपनी गाड़ी फॉर एग्ज़ाम्पल सेल करके ये पैसे इकट्ठे किए हैं तो आप इस तरह की चीज़ों से भी जो प्रूफ है अपने पैसों का वो शो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है तो आपका जो एग्रीमेंट है प्रॉपर्टी सेल करने का वो आप अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करेंगे। तो इस तरीके से भी बेसिकली आप अपने जो पैसे हैं उनका प्रूफ दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो आपकी इनकम से भी नहीं है और बिज़नेस से भी नहीं है और आपने कोई चीज़ सेल की है तो आप इसके थ्रू भी इमिग्रेशन को ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये पैसे आपके हैं और आपने कोई चीज़ सेल की है और उसके इक्विवेलेंट आपके पास ये पैसे आए हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब तक आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता या इवन जब तक आप फ़िनलैंड नहीं पहुंच जाते तब तक आपने ये पैसे अपने अकाउंट से नहीं निकालने। क्योंकि नॉर्मली जब आप रेजिडेंस परमिट अप्लाई करते हैं तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि इमिग्रेशन आपसे आपकी लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट भी मांगती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि एक दफ़ा जब उन्होंने रेजिडेंस परमिट की एप्लीकेशन सबमिट कर दी तो उसके बाद वो अपने अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब तक आप फ़िनलैंड मूव नहीं करते तब तक आपने अपने अकाउंट में ये पैसे रखने हैं। तो बहुत सारे केसेस हैं जिसमें इस तरह हुआ है कि रेजिडेंस परमिट की एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद जो स्टूडेंट हैं उन्होंने वो पैसे स्पॉन्सर को वापस कर दिए हैं और फिर इमिग्रेशन ने उनसे लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट मांग ली है। तो इस सिनेरियो में आपका सारा केस ख़राब हो जाता है। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि जब आप रेजिडेंस परमिट की एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपने अपने पैसे बिल्कुल नहीं निकालने बैंक से। चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से इमिग्रेशन को सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जो भी आपकी इनकम से रिलेटेड थे या आपकी बैंक स्टेटमेंट थी और उसमें एज सच कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो गलत लगे इमिग्रेशन को, तो आपको एज सच इशू नहीं होगा रेजिडेंस परमिट मिलने पे। अगर आपने इस तरह की चीज़ें की हैं कि पैसे निकाल लिए हैं और फिर इमिग्रेशन ने आपसे दोबारा बैंक स्टेटमेंट डिमांड की है और फिर जब आप दोबारा बैंक स्टेटमेंट देंगे और उसमें पैसे नहीं होंगे तो ये डेफिनेटली आपके रेजिडेंस परमिट का जो डिसीजन है उस पर इफ़ेक्ट करेंगे। आपने कोशिश करनी है कि जो भी आपकी इनकम का प्रूफ है वो आप ऑथेंटिक तरीके से इमिग्रेशन को शो करें और प्रॉपर मनी ट्रेल दिखाएं स्पॉन्सर के अकाउंट से अपने अकाउंट में। तो आई होप आज की वीडियो से आपको बैंक स्टेटमेंट के हवाले से इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि जब आपने फ़िनलैंड का स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना है तो आपने बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है और कितनी अमाउंट आपके अकाउंट में होनी चाहिए और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में मज़ीद फ़िनलैंड की इन्फॉर्मेशन के हवाले से। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।